नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू दी O2N डिजिटल एजुकेशन, माई सेल्फ आबिद सैफी। और यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, ठीक है। लेकिन ज्यादा डिस्कस हमने वो नहीं किया था बिकॉज ऑफ इनके अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम के भी और एनिमल किंगडम के भी, जिनको हम वास्ट में डिटेल में उन चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। तो अब आज के सिलेक्शन बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज के सिलेक्शन हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसा एसोसिएशन है जिसको आर.एच. विटेकर ने प्लेस नहीं किया, मेंशन नहीं किया किसमें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। लेकिन बिफोर टू दी स्टार्ट दिस लेक्चर हम एक चीज रिकॉल कर लेते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया, वो है आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इनटू द फाइव किंगडम्स सच एज इन दी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड दी एनिमेलिया। मैं जितने भी बैक्टीरियाज थे, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, मोनेरंस में डाल दिया उनको, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे यीस्ट को छोड़कर, जैसे कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को छोड़कर, उन सबको डाल दिया किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में। और जितने भी फंगस हैं, फंगाई, उन सबको फंगाई किंगडम में डाल दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये मतलब नॉट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो, पर वो हेटेरोट्रोपिक हैं। कुछ मोड ऑफ यहाँ पर क्या लिए, बेसिस लिए क्लासिफिकेशन का, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये सब हमने पढ़ा था आगे इसमें। तो देन प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम। तो इन पांचों किंगडम में आर.एच. विटेकर ने क्या करा, आर.एच. विटेकर ने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे कि वायरसेस हैं, प्रियोन्स हैं, वायरोइड्स हैं, लाइकेन हैं, इन सबको मेंशन नहीं किया किसमें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी वायरसेस, ठीक है। अब समझो वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ये, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और इसको प्लेस नहीं किया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने नहीं जगह दी इसको। आइए यहाँ पे जरा, वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों वायरसेस कैसे हैं, वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर हम बात करें होस्ट बॉडी की कॉन्टेक्ट, इनको हम ओब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं, बोले वो लिख लेते हैं चलो। एक्ट एज ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोला हमने इनको, ओब्लिगेट पैरासाइट बोला। एंड आउटसाइड द होस्ट बॉडी एक्ट एज क्रिस्टल फॉर्म, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे। तो एक्ट मतलब आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे। बट अगर हम बात करें इन दी कॉन्टेक्ट विद द होस्ट बॉडी एक्ट एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आउटसाइड द होस्ट बॉडी एक्ट एज नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, बट inside or in the contact of host body they act as लिविंग बी। किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लिविंग बींग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो वायरसेस बेसिकली पैथोजन की तरह भी एक्ट करता है, जो मेनली जो है पैथोजन की तरह एक्ट करेगा। वायरसेस आर
कंपोज्ड बाय न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसकी मैं अभी आगे बात करने वाले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट दी वायरसेस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो वायरसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ए सेल ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, एंड आल्सो ऑब्लिगेट पेरासाइट। ऑब्लिगेट पेरासाइट कौन से होते हैं, कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट। तो बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड आउटसाइड द होस्ट बॉडी एक्ट एज द नॉन लिविंग थिंग, बट इन द प्रेजेंस या इन द कांटेक्ट या इनसाइड द होस्ट बॉडी एक्ट एज द लिविंग बीइंग्स। न्यूक्लियर प्रोटीन से बने हुए हैं। आगे आइए जरा, अब देखो डिस्कवरी से रिलेटेड हम बात करें। देखो फर्स्टली वायरसेस का मतलब क्या होता है, वेनम, पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस मींस वेनम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पॉइजनस फ्लूइड। अब डिमिट्री वेनोस्की ने क्या किया इन 1892 में, तो सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि भाई एक टोबैको मोज़ेक है, टोबैको प्लांट है, उसमें एक डिजीज है टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज। किसके थ्रू हो रही है वो, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वो वायरस है, वो क्या है, वायरस है। इसी वायरस को क्या बोला, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बोला इसे, टोबैको मोज़ेक वायरस से बोला, टोबैको मोज़ेक वायरस से बोला। तो डिमिट्री वेनोस्की ने क्या करा, सबसे पहले टीएमवी को आइडेंटिफाई किया, एक्सट्रैक्ट किया इन टोबैको प्लांट। तो टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज कोज हुई, किसने करी, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वायरस है, और उस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो फर्स्टली किसने देखा, डिमिट्री वेनोस्की ने देखा। देन एमडब्ल्यू बिजरीनेक 1898, so extract infected plants which causes infection in normal plants। मतलब ये इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं भाई। एमडब्ल्यू बिजरीनेक ने क्या करा, एक्सट्रैक्ट द इन्फेक्टेड प्लांट विच कोजेज द इन्फेक्टेड इन्फेक्शन इन द नॉर्मल प्लांट। तो एक फ्लूइड के थ्रू क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कोज हो रहा है। जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो नॉर्मल प्लांट को भी क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू अ फ्लूइड। उसी फ्लूइड का यहाँ पर क्या बोला, इन्फेक्टिस फ्लूइड बोला। कौन सी फ्लूइड के थ्रू, थ्रू अ फ्लूइड, और उसी फ्लूइड का यहाँ पर क्या बोला, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड बोला। और इसी के लिए टर्म रख दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्टियस फ्लूइड। और ये टर्म किसने दिया, ये हमें पता होना चाहिए, कॉइन्ड बाय या गिवन बाय, गिवन बाय एमडब्ल्यू बिजरीनेक, उन्होंने ये टर्म दिया, ठीक है। देन WM स्टैनली आए। अब WM स्टैनली ने क्या करा, उन्होंने ये बताया वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। ये किसने बताया, WM स्टैनली ने। ट्रीटमेंट क्या था, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो अगेन अब सुनिए जरा, डिमिट्री वेनोस्की ने क्या करा, डिमोन्स्ट्रेट किया कि सबसे पहले की जो डिस्कवर किया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, टोबैको प्लांट को, ये TMV वायरस है जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। देन
एमडब्ल्यू बिचरेक ने क्या करा, एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट विच कॉजेज द इन्फेक्शन इन द नॉर्मल प्लांट्स ऑफ द नॉर्मल प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स हम बोल सकते हैं, थ्रू अ फ्लूइड। उसी फ्लूइड को क्या बोला, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, और इसके एक टर्म गिवन कर दिया कॉन्टेजियस वाइबम फ्लूइडम। देन डब्ल्यूबी स्टैनली ने क्या करा, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। ये किसने बताया, डब्ल्यूएम स्टैनली ने बताया। किस फोटो से आगे आइए जरा। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। हमने क्या पढ़ा, जो स्ट्रक्चर होगा वायरस उसमें बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखिए यहां पर जरा, एक है प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, एक है न्यूक्लियो, here is the genetic material, the nucleic acid। तो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होगा, और ये जो प्रोटीन कोट है यूनिट से बना होता है जिनको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। एंड कैप्सिड कंपोज्ड बाय द स्मॉल यूनिट जिनको हम बोल रहे हैं कैप्सोमियर, और यही कैप्सोमियर अरेंज होते हैं हेलिकली पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। तो प्रोटीन कोट also known as कैप्सिड। क्या बोला हमने इसको, कैप्सिड बोला। और ये कैप्सिड कंपोज्ड बाय कैप्सोमियर। किससे कंपोज है, कैप्सोमियर से। और ये कैप्सोमियर अरेंज होंगे अरेंज इन कैप्सिड, अरेंज इन कैप्सिड इन इन हेलिकली एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो प्रोटीन कोड को हमने क्या बोला, हमने प्रोटीन कोड को बोला कैप्सिड। और यही कैप्सिड कंपोज है किससे, कैप्सोमियर से, स्मॉल सब यूनिट से। और यही स्मॉल यूनिट जो है कैप्सोमियर जो है अरेंज है कैप्सिड में एज हेलिकली एंड आल्सो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो हैं, जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड। दो होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होगा डीएनए। आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। ये मतलब जेनेटिक मटेरियल है। अब आगे सुनो, देखिए यहां पे जरा, वायरसेस कंटेन आइदर, कोई एक, या तो डीएनए होगा उसके पास या आरएनए होगा। कंटेन आइदर आरएनए, इसको बोले राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए इसको हमने बोला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में बोल। तो वायरस के पास या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए उसके पास हो सकता है। अब जो आरएनए है उसको हम क्या बोले, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए जिसको हम क्या बोले, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब एक पॉइंट याद है ना, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन दी वायरसेस। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है ना, ये किस में कर रहा है, ओनली, लिख देते हैं हम
act as genetic material only in viruses। ठीक है, डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, कोई एक इनमें से होगा। तो कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसमें डीएनए भी हो और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो, मतलब कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या वो आरएनए कंटेन करेगा। And those viruses which infect the plants contain the single stranded RNA। लेकिन जो वायरसेस क्या बेसिकली इन्फेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, उनके पास आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और आरएनए जो है उनका सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वायरस पर। तो दोज वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स, इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स। तो उन वायरसेस के पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, स्टैंडर्ड चलो लो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे दोज इन्फेक्ट एनिमल्स कंसिस्ट या कंटेन्स सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है, एंड ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये हो गया बेसिकली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर दो चीजों से बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कौन करेगा, प्रोटीन कोड। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट दी न्यूक्लिक एसिड, प्रोटेक्ट दी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटीन कोड। अगेन प्रोटीन कोड कंपोज बाय द कैप्सिड, और कैप्सिड में है स्मॉल सेगमेंट जिनको हमने बोला कैप्सोमियर, और यही कैप्सोमियर कैप्सिड में अरेंज होंगी हेलिकली पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, एंड यही प्रोटीन कोड प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, जो डीएनए और आरएनए है। अब अगर प्लांट में डीएनए होगा तो उसमें आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, मतलब कोई एक, दोनों में से कोई एक। देखो लिखा हुआ है वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास दोनों प्रेजेंट हो। हाँ, जो प्लांट इन्फेक्ट कर रहा है किसको, प्लांट को, उसके पास आरएनए प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड ओनली। बट दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द एनिमल्स, उनके पास डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको। देखिए जरा इसको, देखो मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन, इसको समझो। मान लो एक लिविंग सेल है ये कौन सी सेल है, लिविंग सेल है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक वायरस बनाया फॉर एग्जांपल, ये हमने क्या करा, वायरस बनाया, और इस वायरस के पास क्या अपना डीएनए, मतलब नॉट डीएनए, इसके पास क्या आरएनए, दिस इज आरएनए, और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इसका डीएनए हो गया। तो जब ये वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा तो यहां पर ये क्या है, आरएनए है, ये क्या है यहाँ पर, आरएनए, दिस इज वायरल आरएनए। समझना इस पॉइंट को, वायरल कि अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करेंगे, वायरल आरएनए हो गए, और यही वायरल आरएनए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसी से क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया। क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया।
ये तो हुआ यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरल आरएनए से क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया। और यही वायरल जो हमने डीएनए बनाया ये क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्या हुआ फिर, ये इनकॉर्पोरेट विद होस्ट डीएनए। अब यही डीएनए इस मतलब इसके साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया इसके साथ। अब यही डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या करा इसने, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बना, आरएनए बनाएगा। तो वायरल आरएनए तो बना, वायरल आरएनए बना साथ में, और साथ में होस्ट आरएनए बना, होस्ट बॉडी का जो आरएनए है। तो यही वायरल आरएनए क्या हुआ यहां पर, मल्टीप्लाई कर गया। एक पॉइंट याद रखना, आरएनए कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता खुद को, तो उसे रेप्लिकेट करने के लिए पहले क्या करना होगा, आरएनए से डीएनए बनाने होगा विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस करना होगा उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ओनली अकर इन दी वायरसेस, ओनली अकर्स इन वायरसेस। किसी में होगा, ओनली वायरसेस में होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन वायरल आरएनए से क्या बना, वायरल डीएनए बना। और यही वायरल डीएनए किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, मिक्स हो गया, होस्ट डीएनए के साथ। एंड आफ्टर दैट अब होस्ट डीएनए के पास क्या ओआरआई है, वो रेप्लिकेट करेगा। तो उसी के साथ में क्या होगा, वायरल डीएनए भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। और वो क्या करेगा फिर आगे, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, वायरल आरएनए बन गया जो मल्टीप्लाई हो गया उसके नंबर। तो ये है क्या, मशीनरी ऑफ द रेप्लिकेशन। करिए इसको, देखो जरा, प्रोटीन कोड और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो गया, दिस इज द प्रोटीन कोड। ये बैक्टीरियोफेज है। और एक पॉइंट याद रखना, बैक्टीरियोफेज के पास जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, कंटेन डबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके पास। आगे इसमें नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वायरस। तो इन 1971 में एक साइंटिस्ट हैं टीओ डाइनर, टीओ डाइनर, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया किसको, वायरस को, डिस्कवर्ड वायरस। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब वायरस के पास क्या नहीं है, प्रोटीन कोड एब्सेंट है, ये याद रखना है। प्रोटीन कोड क्या है, एब्सेंट है। तो उसका जो आरएनए होगा वो फ्री होगा। कैसे होगा इसका आरएनए, आरएनए विल बी फ्री, स्मॉलर देन वायरस होगा, स्मॉलर देन वायरसेस है। और लिख देते हैं, इसका जो आरएनए होगा ना वो लो मोलिकुलर वेट होगा एज कंपेयर टू द आरएनए ऑफ द वायरसेस। मतलब वायरस के आरएनए का मोलिकुलर वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। आरएनए ऑफ वायरोइड्स have low molecular weight than RNA of viruses। मतलब आरएनए वायरस का जो आरएनए होगा वो कम मोलिकुलर वेट का होगा एज कंपेयर टू दी आरएनए ऑफ दी वायरसेस। तो वायरस को किसने डिस्कवर किया, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया। प्रोटीन क्या कोड क्या है इसमें, एब्सेंट है, ये याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। प्रोटीन कोड क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने डिस्कवर किया, टीओ डाइनर ने किया। और ये वाला पॉइंट, यहां से इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डिजीज भी कोज करेगा, पोटैटो स्पिंडल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, कोजेज पोटैटो स्पिंडल
डिजीज। दिस इज अबाउट दी प्रियॉन्स। करिए इसको पहले। देखिए जरा, तो अब हम बात करें बच्चों प्रियॉन्स की। तो प्रियॉन्स की तरफ चलते हैं। तो इन मॉडर्न मेडिसिन, इन मॉडर्न मेडिसिन, infectious neurological disease, which transmit through a agent, थ्रू अ एजेंट। और इस एजेंट को क्या बोला गया? इस एजेंट को ही बोला गया क्या? प्रियोन। क्या बोला हमने इसको? प्रियोन। तो ये जो प्रियोन है ना, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बना हुआ है, कंटेन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। और यही प्रियोन कोजेस करेगा BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको और क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, also known as mad cow डिजीज। तो ये जो BSE है, मैड काउ डिजीज है, ये एनालोगस है किसका? सीआर जैकोब डिजीज का। तो जो BSE है या जो मैड काउ डिजीज है, ये क्या है? एनालोगस है टू सीआर जैकब डिजीज, जिसको हमने क्या बोल दिया? CJD। तो BSE मतलब क्या है? BSE मतलब है क्या यहां पर? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जरा, तो वायरॉइड्स 1971 में टियोडेनर ने डिस्कवर किए सबसे पहले। क्या देखा कि प्रोटीन कोड तो नहीं है इसके पास, तो वायरस से भी छोटे हुए। आरएनए कैसा है इसका? वो फ्री होगा, प्रोटीन कोड नहीं है ना। then similar than the virus, and RNA of the virus have the low molecular weight than the RNA of the viruses, which is the very important point in the aspect of the NEET exam. and next हमने डिस्कस किया प्रियोन्स। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज फाउंड हुई।
और ये देखा गया कि ये जो ट्रांसमिट हो रही है किससे ट्रांसमिट हो रही है, प्रियोन से, एक एजेंट से। और ये जो प्रियोन है ये कैसा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। कैसा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और यही प्रियोन कोज कर रहा है क्या, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी व्हिच आल्सो नोन एज द मैड काउ डिजीज। भाई ये कैटल में फॉर्म करा इसने, किसमें, इन कैटल्स, इन कैटल्स, कैटल्स में फॉर्म करा क्या, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। एंड यही एनालोगस वेरिएंट है किसका, जेआर जैकोब डिजीज का, सीजेडी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइकेन। अब देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो लाइकेन क्या है, फर्स्टली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ एल्गी एंड फंगस, मतलब दो स्पीसीज हैं, उनका रिलेशन है, और दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में एकदम, जैसे कि हमने क्या बनाया, एल्गी एंड दिस वन साइड इज, हमने बना दिया फंगस। अब एल्गी जो है वो कैसा है, ऑटोट्रोफ है, ऑटोट्रोफ है। फंगाई कैसा होगा पता है हमें, हेटेरोट्रोफ है। तो एल्गी से फंगाई को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला। फंगाई से एल्गी को क्या मिला, मिनरल्स मिले, एंड ऑल्सो शेल्टर, ऑल्सो शेल्टर। तो पॉइंट यहां से भी इतना सा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, इन विच रिलेशन या इन विच एसोसिएशन बोथ स्पीसीज आर इन दी बेनिफिट। सिंपल सा पॉइंट, दैट्स इट। दोनों स्पीसीज होंगी बेनिफिट में होंगी। फंगाई को भी बेनिफिट मिल रहा है एल्गी से, एल्गी को भी बेनिफिट मिल रहा है किससे, फंगाई से। देख लो यहाँ पर क्या क्या दूसरों को, एक दूसरे को क्या मिल रहा है। इसी को हमने क्या बोला, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंगाई। और इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम और क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल रिलेशनशिप। हमने इसको बोल दिया, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये जो लाइकेन है ना, वेरी सेंसिटिव टू एसिड। अगर एयर पोल्यूशन होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कांट ग्रो इन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो यही लाइकेन है जिनको प्लेस नहीं किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। यही वो प्रियोन और वायरोड हैं जिनको भी प्लेस नहीं किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ऐसे यही वो वायरसेस हैं जिनको प्लेस नहीं किया गया। तो वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियोन्स एंड लाइकेन, इन चारों मेंबर्स को, इन चारों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, या फिर ऐड या फिर प्लेस नहीं किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए जरा अपने एनसीईआरटी के थ्रू करते हैं इसको। तो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, ये वायरसेस हो गया, ये सब यहां पर हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया क्या, जो मेंबर्स आज वीटी करनी क्या नहीं करे थे, बोलो, प्लेस नहीं किए किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उस मेंबर, उन मेंबर्स को हमने यहाँ पर आज के इस लेक्चर में उन्हें डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, और इस लेक्चर को इस टाइम तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड O2N डिजिटल एजुकेशन में आपको इस टाइप की जो लेक्चर्स हैं, 100 टाइप की वीडियोस भी हम बनाने वाले हैं जल्दी में, वो आपको सबको अपलोड होते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू अगेन।